ओके बेटा, हम बात करते हैं। कल हमने संसाधनों की परिभाषा और वर्गीकरण की बात कर रहे थे, तो उसमें हम संसाधनों के बारे में समझ रहे थे कि संसाधन क्या है और उनकी परिभाषा क्या दी गई है और संसाधनों का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। ये सारी बातें हमने की थी। उनकी जो दशाएं थी, कंडीशन थी, प्रॉपर्टीज थी, उनकी बात हमने की थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमने जो संसाधन थे उसका मीनिंग समझा था, संसाधनों की परिभाषा, डेफिनेशन समझी थी। ये कल हमारी क्लास में हुआ था। उसके बाद हमने इसके जो क्रिएशन है कि इनका निर्माण कैसे होता है संसाधनों का, उसकी बात की थी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि हमने तीनों चीजों की बात की थी, मैन, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, यानी कि मानव, प्राविधिक, संसाधन की ये तीनों आपस में एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है, इस बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि हमने कल इस बारे में भी चर्चा की कि साहब संसाधनों की संकल्पनाएं क्या है, कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने ये कंसेप्ट समझे थे कुछ कि साहब संसाधन बनाए नहीं जाते, होते हैं, इस तरीके से ये सारे हमने। फिर हमने ये गतिशील, एक संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, ये सारे हमने कल बातचीत की थी इस बारे में, सारे जितने भी कंसेप्ट थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। कंसेप्ट के बाद में हमने जो संसाधन है, संसाधन की जो नेचर है, प्रकृति, उसकी बात की थी। वो भी हमने बातचीत कर ली थी कि साहब इसमें प्रकृति में कैसे बदलाव होता है और संसाधन पर्यावरण के मध्य के बीच में जो संबंध, अंतर संबंध, उसके बारे में बात की थी हमने। अब आज हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनता है। तो संसाधनों के वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की। तो जनरली अगर हम बात करें तो संसाधन का जो जनरली डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि हम इसके वर्गीकरण से पहले कुछ समझते हैं इस चीज को कि संसाधन अनेक प्रकार से होते हैं, तो इन संसाधनों के आधार भी भिन्न भिन्न होते हैं। आधार भिन्न भिन्न होने का मतलब है कि हम कोई भी एक आधार लेकर उसको संसाधनों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्वामित्व की दृष्टि से, यानी कि स्वामित्व का मतलब है इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, यानी कि उसका किसका अधिकार है उस संसाधन पे, उसकी बात करते हैं ऑनरशिप के आधार पर। तो स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप के आधार पर संसाधन तीन प्रकार के, जैसे हम बात करते हैं व्यक्तिगत, पर्सनल, दूसरा राष्ट्रीय, नेशनल, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। उसके बाद हम बात करते हैं कि धरातल पर जो उपलब्धता है, धरातल पर उपलब्धता का मतलब है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी कि मतलब धरातल पर इन संसाधन कहाँ कहाँ उपलब्ध है, उसके आधार पर भी जो हम इसकी चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं सबसे पहला जो सर्वत्र उपलब्ध हो, यानी कि सभी जगह उपलब्ध हो, यानी कि जो कि यूनिवर्सल अवेलेबल हो। यानी मतलब हम जो पृथ्वी की बात करते हैं, धरातल की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, पृथ्वी की, तो उस पर ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है, यानी कि सर्वत्र उपलब्ध है, यानी कि सभी जगह उपलब्ध है, यानी कि यूनिवर्सल अवेलेबल है। जैसे हम बात करते हैं एयर की, विंड की, वायु की, तो ये सभी जगह उपलब्ध है। तो ये ऐसा संसाधन है जो सर्वत्र उपलब्ध है, यानी कि यूनिवर्सल अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सामान्य रूप से उपलब्ध। सामान्य रूप से उपलब्ध का मतलब है कि कॉमनली अवेलेबल, कि जो कुछ कुछ स्थानों पर जैसे मिलता है। जैसे हम कृषि भूमि की बात करें, चरागाह, जो हम ग्रासलैंड की बात करते हैं या एग्रीकल्चर रीजन की बात करते हैं, तो वो सारा क्या है, एक सामान्य रूप से उपलब्ध संसाधन है, यानी कि कॉमनली जो अवेलेबल है वो रिसोर्सेज है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सीमित उपलब्धता वाले, ठीक है, सीमित उपलब्धता वाले संसाधन का मतलब है कि जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। लिमिटेड का मतलब है कि कुछ ही स्थानों पर मिलते हैं, जैसे यूरेनियम है, सोना है, कोई भी मेटल है, वो कुछ स्थानों पर मिलते हैं, तो वो कहाँ है, सीमित उपलब्धता वाले, यानी कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी वाले। उसके बाद हम जो चौथा पॉइंट है उसकी बात करते हैं, संकेंद्रित संसाधन। संकेंद्रित संसाधन का मतलब है कि केवल पर्टिकुलर एक विशेष स्थान पर मिलते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं फ्लेक्स कॉन्सेंट्रेट रिसोर्स, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर मिलते हैं, उसको बोलते हैं संकेंद्रित संसाधन। तो ये हमने जनरल बात की कि ऑनरशिप के आधार पर किस कहाँ कहाँ कैसे कैसे संसाधन होते हैं। उसके बाद हमने बात करी कि जो इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, उपलब्धता के आधार पर हमने बात करी, तो उसके आधार पर भी हमने देखा। तो इससे एक बात निकलकर सामने आती है कि किसी भी संसाधन को किस वर्ग विशेष में रखा जाए, यह इस सत्य पर निर्भर करता है कि आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं।
कहने का मतलब ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस संसाधन को किस दृष्टि से देखता है, और उसकी देखने की दृष्टि के अकॉर्डिंग ही उसे उस संसाधन को एक वर्ग विशेष में रखा जाता है। मान लीजिए कि एक कॉमन जो बात करते हैं मानव की हम बात करते हैं, तो एक सामान्य दृष्टिकोण होता है। एक होता है कि कोई ज्योग्राफर है उसे अलग दृष्टि से देखता है, कोई अन्य जो ज्योग्राफर है भूगोलवेत्ता है वो उसे अन्य दृष्टि से देख रहा है। तो डिपेंड करता है कि हर एक पर्टिकुलर मनुष्य के ऊपर वो कैसे सोचता है। लेकिन हम जनरली बात करते हैं, सामान्य जो वर्गीकरण बात करते हैं संसाधनों का, तो सामान्य वर्गीकरण ये निम्न रूपों में है। जैसे हम बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण, इसे एक टेबल के रूप में बनाया है। तो उस टेबल के अंदर है साहब उपयोग की सततता के आधार पर, उपयोग की सततता के आधार पर है डिपेंडिंग ऑन द कंटिन्यूस ऑफ यूज, डिपेंडिंग ऑन द कंटिन्यूस ऑफ, यानी कि किसी चीज का कैसे यूज हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रही है, कंटिन्यूस नहीं हो रही है। उसके अंदर जो आते हैं वो है नव्यकरणीय या असमाप्य यानी कि रिन्यूएबल, अनव्यकरणीय भी है नॉन रिन्यूएबल, चक्रीय यानी कि साइकिलिंग। तो ये है उपयोग की सततता के आधार पर, कंटिन्यूस उसके आधार पर। फिर हम दूसरा है इसका ऑन द बेसिस ऑफ, जो इसके उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मान लीजिए किसी संसाधन की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उसका वो उसके आधार पर उसके उन संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। इसके अंदर दो आते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक को बोलते हैं बायोटिक और अजैविक को बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। उसके बाद हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर, इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के आधार पर इसको हम देखते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंट उसके अंदर सेगमेंट्स में बांटते हैं इसको, जैसे ऊर्जा संसाधन यानी कि रिसोर्स, जो एनर्जी रिसोर्स है जो वो है, कच्चा माल है रॉ मटेरियल के रूप में है, या खाद्य पदार्थ के फूड स्टफ की जो बात करते हैं उसके अंतर्गत है। तो अब हम इनको डिटेल से देखते हैं एक एक पॉइंट्स को, ताकि हमें ये संसाधनों का वर्गीकरण आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादातर पूछा ही जाता है संसाधनों का वर्गीकरण। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं इसका, उपयोग की सततता के आधार पर, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द कंटिन्यूस ऑफ यूज, यानी कि किसी संसाधन के यूज के आधार पर कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। तो इसमें जो किसी भी जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसकी जो हम यूज करते हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसकी एक अवधि होती है। कुछ रिसोर्सेज एक शॉर्ट टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ रिसोर्सेज एक लॉन्ग टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर उनमें कंटिन्यूटी बनी रहती है कि लॉन्ग टाइम तक वो चलते रहते हैं, कुछ शॉर्ट टाइम में ही खत्म हो जाते हैं। तो ये संसाधनों की प्रकृति पर डिपेंड करता है, उनके नेचर पर डिपेंड करता है कि वो किस नेचर के हैं, कि जल्दी समाप्त होने वाले या देर तक चलने वाले। ठीक है, तो उसे हम ये कहते हैं कि सतत उपयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसको हम तीन भागों में, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है नव्यकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हम जो बात करते हैं उसमें जनरली समझने के लिए ऐसा है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज कहलाते हैं जिनको दोबारा से उत्पादित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं कि एक बार उनका उत्पादन हो गया, वो नष्ट हो गए, उसके बाद दोबारा उनको हम उत्पादित नहीं कर सकते। जैसे मिनरल्स की बात करते हैं कि उनको निकाल लिया गया, उनका यूज करने के बाद में वो खत्म हो गए। लेकिन जिन संसाधनों को, जिन जो रिसोर्सेज है, हम इनको दोबारा उत्पादित कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है रिन्यूएबल या नवीकरणीय संसाधन। तो अब इनको दोबारा से उत्पादित करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है, कुछ क्रियाविधि करनी पड़ती है, जैसे कि उसके अंदर भौतिक चेंजेस यानी कि फिजिकल चेंजेस, यांत्रिक चेंजेस या रासायनिक जो केमिकल चेंजेस वो करने पड़ते हैं, जिसकी ये प्रक्रिया सारी अपनाई जाती है जिससे कि उसको दोबारा उत्पादित किया जा सके। अतः ये संसाधन क्या होते हैं, असमाप्य, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे हम वन की बात करते हैं, पेड़ पौधे हम काट लेते हैं लेकिन हम दोबारा से उन पेड़ पौधों को उगा सकते हैं, उन्हें डेवलप कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वन्य प्राणियों की, तो वन्य प्राणी भी है जो वो दोबारा से डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये कुछ इनके उदाहरण नव्यकरणीय संसाधन के जिन्हें हम दोबारा से डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट आता है वो है अनव्यकरणीय संसाधन, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत हम बात करते हैं वो रिसोर्सेज जो एक बार यूज में लेने के बाद दोबारा उसको काम में नहीं लिया जा सके, तो वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या अनव्यकरणीय संसाधन।
ठीक है। तो ऐसे संसाधनों की जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो सीमित होती है तथा इनके निर्माण की अवधि लंबी होती है। देखिए जो रिसोर्सेज जो है एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाते हैं, जो उनकी जो निर्माण की अवधि है, टाइम पीरियड है, वो लंबा होता है। जैसे हम बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों की, कोयला की, कोल की बात करते हैं, हम नेचुरल गैस की बात करते हैं। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो नेचर में बनने में काफी समय लगता है। जब अर्थ में उलटफेर होता है और वनस्पति, पेड़ पौधे वगैरह ये जब दब जाते हैं पृथ्वी के अंदर, तो दबने के बाद में ये क्या है, इनका कन्वर्जन होता है, कायांतरण होता है। कन्वर्जन के फलस्वरूप ये पेट्रोलियम, कोल और गैसेस में चेंजेस होता है इनका। और ये जो चेंजेस होता है ये काफी समय में होता है, लगभग हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद इनका कन्वर्जन होता है और वो रिसोर्सेज हमारे उसके बाद में काम में आते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो है वो अनव्यकरणीय को जब हम काम में ले लेते हैं, जैसे हम पेट्रोलियम एक बार काम में ले लिया तो खत्म हो गया, तो उसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, उसको नेचर खुद डेवलप करता है। ठीक है। हम बात करते हैं कोल की, कोयले की। तो अगर हमने एक बार कोयले को काम में ले लिया, वो राख बन गया, तो उस राख से हम कोयला वापस से नहीं बना सकते हैं। ये कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनव्यकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। ठीक है। उसके बाद हम अगला जो इसका वो है उसमें चलते हैं कि तीसरा पार्ट है इसका, जो हम सतत उपयोग की बात कर रहे थे उसके अंदर, तो वो है चक्रीय संसाधन यानी रिसाइकेबल रिसोर्सेज। हमने एक तो बात किया कि कुछ रिसोर्सेज को दोबारा से डेवलप किया जा सकता है। एक होता है कि हम कुछ रिसोर्सेज को यूज में लेने के बाद दोबारा उसको काम में नहीं ले सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं रिसाइकलेबल की, मतलब कि कुछ ऐसे संसाधन भी है कि जो वेस्ट होने के बाद में उनको दोबारा रिसाइकिल करके ठीक किया जा सकता है। जैसे हम पानी की बात करते हैं, पानी को हम काम में लेते हैं, उसमें बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ भी मिलते हैं, वो पानी खराब हो जाता है, लेकिन उसे हम दोबारा से काम के लिए, अच्छे उपयोग के लिए रिसाइकिल करके और बना सकते हैं, यानी कि उसे ठीक कर सकते हैं। तो जल संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसे हम रिसाइकिल किया जा सकता है कि उसके अंदर बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ मिल जाता है, उसके बाद में उसको रिसाइकिल करके वापस से शुद्ध किया जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा चक्रीय संसाधन, रिसाइकल रिसोर्सेज, जो कि हमने बात की थी उपयोग की सततता के आधार पर। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि हमने जो दूसरा इसका जो पॉइंट पढ़ा था वर्गीकरण का, उसके अंदर हमने बात की थी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, किसी भी संसाधन का ओरिजिन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, उस उत्पत्ति के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें दो इसके पार्ट है, दोनों पार्ट, एक पहला पार्ट है इसके अंदर भौतिक या अजैविक संसाधन। भौतिक या अजैविक संसाधन का मतलब है वो जो रिसोर्स संसाधन जिनमें जीवन नहीं है या अकार्बनिक रिसोर्सेज है, यानी कि जिन रिसोर्सेज के अंदर कार्बन नहीं पाया जाता या फिर जिनमें जीवन नहीं है, यानी कि वो लाइव नहीं है, तो उन संसाधनों को हम क्या कहते हैं, भौतिक या अजैविक संसाधन या फिर अबायोटिक रिसोर्सेज, इनको कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत अब इन संसाधनों का जिनके अंदर जीवन नहीं है या अकार्बनिक है, इन संसाधनों का हम क्या नवीनीकरण नहीं कर सकते, यानी कि अगर वो खत्म हो गया है तो उसे दोबारा नहीं बना सकते। हाँ, वो वेस्ट मटेरियल के रूप में है या फिर उसको हम क्या कि वापस से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो खत्म हो गया तो उसे डेवलप नहीं किया जा सकता। अगर वो वेस्ट हो जाता है तो वेस्ट से उसको वापस से सही बनाया जा सकता है, लेकिन अगर वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो उसे हम दोबारा से नहीं बना सकते। जैसे कि हम जल की बात करते, पानी, वाटर, उसको दोबारा से एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, वेस्ट होने के बाद उसे रिसाइल करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन खत्म होने के बाद उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। जमीन है, जमीन अगर बंजर है तो बंजर जमीन को हम उपजाऊ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो खत्म हो गई है, वहां पे जैसे मान लीजिए भूस्खलन हुआ या फिर वो नीचे अर्थ में दब गई है, तो उसे दोबारा डेवलप नहीं किया जा सकता है। खनिज है, जो मिनरल्स की बात करते हैं, मिनरल्स भी एक बार काम में लेने के बाद दोबारा नहीं बना सकते हैं, नेचर खुद डेवलप करता है उन चीजों को, हम उसे नहीं बना सकते। तो ये तो थे भौतिक या अजैविक संसाधन। अब हम बात करते हैं आगे जैविक संसाधन यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज की।
तो बायोटिक रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जिनमें जीवन है और कार्बनिक है। यही बेसिक फर्क है कि आपको ध्यान रखना है कि जिन रिसोर्सेज में जीवन है, जो लाइव है, ठीक है, लाइव होने के साथ साथ उनके अंदर कार्बन की मात्रा है, इसका मतलब वो बायोटिक जैविक संसाधन रिसोर्सेज है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए, और इनकी एक सबसे अच्छी खास बात होती है कि जो बायोटिक रिसोर्सेज है इनका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है अपने जीवन को पूरा करने का। मान लीजिए हम पेड़ पौधे लें, जीव जंतु लें, कोई भी जो जीवित जो रिसोर्स है उनको देखते हैं, तो उनका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है कि वो इतने टाइम तक इस जीवन को जिएंगे। इसके अंतर्गत आने वाले जो रिसोर्सेज है उनकी बात करते हैं, वो है वन, फॉरेस्ट है, वन्य प्राणी है, जीव जंतु जिनकी बात करते हैं, पशु पक्षी, वनस्पति तथा अन्य छोटे व सूक्ष्म जीव जैसे संसाधन, ये सारे क्या है, ये बायोटिक है, जैविक संसाधन है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको समझिएगा कि जैविक संसाधनों जो बायोटिक रिसोर्सेज है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसमें भौतिक घटकों की प्रमुख भूमिका रहती है। देखिए ऐसा नहीं है कि साहब हमको फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते हैं, भौतिक घटक जो फिजिकल फैक्टर्स है अर्थ के, वो जो बायोटिक रिसोर्सेज है उनको अफेक्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जो ट्रॉपिकल रीजन की जो क्लाइमेट है उसकी बात करते हैं, या फिर हम जो टुंड्रा है, फ्रिज्ड जोन है, उसकी बात करते हैं। दोनों के क्लाइमेट में दिन रात का फर्क है। जो ट्रॉपिकल जोन की जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट में जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, वो बहुत घनी सघन मिलती है, ठीक है। जबकि जो हम टुंड्रा प्रदेश की जो रीजन की बात करते हैं, फ्रिज्ड जोन की, तो उसके अंदर वहां की क्लाइमेट की वजह से वनस्पति कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बायोटिक रिसोर्सेज है वो अफेक्टेड है किससे, फिजिकल जो घटक है उनसे, फिजिकल फैक्टर उनकी वजह से जैविक जो संसाधन वो प्रभावित होते हैं। कोई भी मनुष्य ले लो, आप वनस्पति ले लो, वन्य जीव प्राणी ले लो, कुछ भी ले लो, वो सारे इनसे अफेक्टेड है। जहाँ क्लाइमेटिक रीजन थोड़े हार्ड है वहां नहीं रह पाएंगे, न तो लोग रह पाएंगे, न वनस्पति उग पाएगी और न ही कोई और चीज उसमें डेवलप हो पाएगी। तो ये फिजिकल फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। जबकि ऐसा जो एबायोटिक रिसोर्सेज है उनके मामले में ऐसा नहीं होता है, वो कहीं भी डेवलप हो सकते हैं एबायोटिक वाले, उसके लिए क्लाइमेट का उनके अनुकूल होना जरूरी नहीं है। अब इसमें एक और लाइन है जो अच्छी चीज है, जैविक संसाधनों में अजैविक संसाधनों की तुलना में अधिक विविधता मिलती है। बहुत अच्छी लाइन है कि हम बात करते हैं जो बायोटिक रिसोर्सेज है, एबायोटिक रिसोर्सेज की तुलना में उनमें जैव विविधता का मतलब होता है कि हम बात करते हैं कि उनमें वैरायटी मिलती है। जैसे बात करते हैं वेजिटेशन वनस्पति की, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन, उसमें वहां पर बारिश खूब होती है। तो जहां बारिश खूब होती है, टेम्परेचर मिलेगा, भूमि उपजाऊ मिलेगी, वहां पर उनमें जो बहुत सारी वैरायटीज मिलेगी। जैसे बहुत सारे पेड़ अलग अलग वैरायटी मिलेंगे, लेकिन जहां पर ये मान के चलिए कि जो अजैविक संसाधन है कि एबायोटिक जो रिसोर्सेज है उनमें उनके अंदर विविधता नहीं मिलती है। जैसे कहीं पर अगर आयरन मिल रहा है, लोहा, तो वहां पर लोहा ही मिलेगा, उसमें वैरायटी नहीं मिलेगी। या फिर हम बात करते हैं जैसे जहां पर कोई मैग्नीज, सोना वगैरह इस तरह की कोई भी चीज या मेटल मिल रहा है, तो वो वहां पर वही मिलेगा, कोई दूसरा मेटल नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। अब इसमें एक भौतिक संसाधनों की जो मात्रा है वो निश्चित होती है। भौतिक संसाधनों का मतलब है कि जो नेचर से हमें जो रिसोर्सेज मिले हैं उनकी मात्रा निश्चित होती है, उनको हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, कि न हम उनको बढ़ा सकते हैं न हम उनको घटा सकते हैं। लेकिन जो जैविक संसाधन है यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज है, उनमें वृद्धि की जा सकती है, उनमें कमी की जा सकती है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इनके अंदर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो अगला पॉइंट था हमारे उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण। उद्देश्य पर आधारित का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है, कि पर्पस के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो पर्पस में देखिए सिंपल है, समझना है चीजों को, कुछ नहीं है। कि ऊर्जा संसाधन एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं कि हमारा पर्पस क्या होता है एनर्जी रिसोर्स को यूज करने का, कि हम डेवलप करें अपने आप को, हम उन संसाधनों का रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, हमारे जो वाहन है, यातायात है, व्हीकल्स है, वो इससे चलते हैं, उद्योग धंधों की जो मशीनें हैं वो इनसे चलती है।
तो ये सारे डेवलपमेंट के काम आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। तो यातायात के साधन हुए, हमारे जो इंडस्ट्रीज हुई, हमारे जो मशीनें हुई, वो सब इनसे चलती है, जैसे पेट्रोल से, कोयले से। हम बात करते हैं जैसे ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन कोयले से भी चलती है, ठीक है। ट्रेन डीजल से भी चलती है और ट्रेन लाइट से भी चलती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि साहब इंडस्ट्रीज के अंदर जो मशीनें हैं वो कोयले से भी चलती है, वो पेट्रोल या डीजल से भी चलती है, और वो लाइटिंग से भी चलती है। तो ये सारे इनके अलग अलग जो है उपयोग है ऊर्जा, जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनके। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर जो हम बात करते हैं पर्पज, वो पर्पज हमें क्लियर है तो हम उसका यूज करते हैं रिसोर्सेज का, ठीक है। तो ऊर्जा संसाधन कौन कौन सा है? कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया और प्राकृतिक गैस आ गई। उसके बाद आता है कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल। कोई भी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के अंदर कौन कौन से जो कच्चा माल है वो है खनिज पदार्थ। मान लीजिए कोई भी आपको चीज वस्तु बनानी है, तो जैसे मान लीजिए आपको स्टील बनानी है, तो स्टील के लिए आपको लोहा भी चाहिए, इस्पात भी चाहिए, वो क्या है? खनिज पदार्थ, वो रॉ मटेरियल है। उस रॉ मटेरियल को यूज करके आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उस पर वनस्पति का इस्तेमाल करके, यानी कि आप पेड़ पौधों का, लकड़ी का इस्तेमाल करके उससे कोई दूसरी चीज बनाते हैं, तो ये एक रॉ मटेरियल के रूप में है वनस्पति, और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद पशु, जैसे हम बात करते हैं कि पशुओं की जो मीट है वो बाजार में बिकता है, उनके जो और भी बहुत सारे पुर्जे हैं वो सारे बिकते हैं, तो उनको यूज करके नई नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का रॉ मटेरियल है। फिर हम बात करते हैं उत्पादित पदार्थ, ठीक है। उत्पादित पदार्थ की हम बात करते हैं तो उत्पादित पदार्थ के अंदर कि जैसे मान लीजिए कि हम कपड़ा बनाते हैं, तो कपड़ा बनाने के लिए हमें रेशम चाहिए होता है या फिर हमें कपास चाहिए होता है। तो कपास क्या है? एक रॉ मटेरियल है, पहले उसको उत्पादित करना पड़ेगा। कपास हुआ, रेशम हुआ, या कोई और भी जो कपड़े जो धागे हैं उन्हें हमें डेवलप करना पड़ेगा। उनको डेवलप करने के बाद में वो उत्पादित पदार्थ हमारे दूसरे सेगमेंट में काम आते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में काम आते हैं। जैसे हम जो सूती वस्त्र बनाते हैं तो पहले सूत का आते हैं, फिर उसके बाद में उससे सूती वस्त्र बनता है। कपास है, कपास पहले कपास पैदा किया जाता है, फिर उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके फिर कपड़ा बनाया जाता है। इसी प्रकार फिर इसमें अगला जो सेगमेंट आता है वो है खाद्य पदार्थ, यानी कि फूड। कि खाद्य पदार्थ भी क्या है कि हमारे कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, इसलिए भी इनको इस वर्गीकरण में रखा गया है। जैसे खनिज है, खनिज के अंदर हम जैसे सोडियम की बात करते हैं, हम नमक को खाते हैं, वो क्या है? वो एक खनिज ही है। तो खाद्य पदार्थ जैसे हम आयरन है, आयरन की कुछ मात्रा हमारे शरीर में भी होती है, हम उसे यूज में भी लेते हैं। तो ये सारे क्या है? खनिज भी हमारे खाद्य पदार्थ के रूप में काम आते हैं। वनस्पति, वेजिटेशन जो है, हम सभी को वनस्पति हम जो प्राकृतिक हमें जो मिलती है उसका हम यूज करते हैं, सब्जियों के रूप में करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें यूजेज है जिनका हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है पशु एवं जीव जंतु। खाद्य पदार्थ के रूप में इनका भी यूज होता है कि पशुओं जीव जंतुओं को खाया जाता है, और उस खाने की वजह से आज आप उसके परिणाम भुगत रहे हैं, वो देख रहे हैं कोरोना वायरस के रूप में, ठीक है। तो ये जो है पशु और जो जीव जंतु है उनको भी फूड स्टेप के रूप में खाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये था हमारा एक जनरल वर्गीकरण। देखिए ये याद रखना आपको परीक्षा के पर्पज से। इसके अलावा आपका जैसे और जो ज्योग्राफर्स है उनके भी जो वर्गीकरण है, लेकिन वो इससे मिलते जुलते हैं। अगर आपके किसी राइटर का अगर वर्गीकरण पूछता है तो आपको यही डिस्क्रिप्शन देना है। जिमरमैन के भी दे रखे हैं, उन्होंने बहुत सारे बुक्स में दे रखे हैं, लेकिन वो आपको केवल स्टडी करने होते हैं, ठीक है। मेन आपके सामान्य वर्गीकरण है जिसमें ये सारे पार्ट है इसके। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि तत्वों या वस्तुओं के निर्माण में सहायक कारकों के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं, यानी कि एलिमेंट्स, या हम किसी वस्तु के निर्माण में सहायक के आधार पर केवल दो ही एलिमेंट, अगर हम एक जनरल बात करें तो हम केवल दो ही एलिमेंट मानते हैं इस अर्थ के ऊपर। एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन और दूसरा आता है मानव संसाधन, यानी कि प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब प्राकृतिक संसाधन में क्या जो है, जो प्रकृति से हमें जो भी चीजें मिलती है वो सारी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं किसी भी देश की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, आकार, धरातल, जलवायु, क्लाइमेट, वहाँ की वेजिटेशन, सॉइल, विंड, वाटर, वहाँ पे जो एनिमल है, वहाँ पे मिनरल्स है, ये सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है।
तो इन संसाधनों का जो है सतत एवं पोषणीय विकास होता रहता है कि ये डेवलप होते रहते हैं, उनका वापस से विघटन होता रहता है, और इनकी कुछ जो विशेषताएं हैं वो निम्न है। विशेषताएं एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि प्राकृतिक संसाधन जो है प्राकृतिक वातावरण के प्रमुख घटक है, सभी को पता है कि उनका एक पार्ट है, ठीक है। और ये प्राकृतिक संसाधन जो ह्यूमन को वो प्रकृति से मिलते हैं, प्रकृति से प्रदत्त है, मतलब कि इनसे प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो है बिना किसी मानवीय प्रक्रिया के जो है प्राकृतिक संसाधन निष्क्रिय रहते हैं। कहने मतलब जब तक ह्यूमन उसका यूज नहीं करेगा तब तक वो प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो निष्क्रिय रहते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति जो है भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। हर एक रिसोर्स की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं कि हर किसी इंसान का नेचर अलग अलग होता है, उसी प्रकार जो रिसोर्स, जो हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं उनकी भी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों में विविधता, जो कि हम जैव विविधता की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो पाई जाती है, ठीक है। फिर प्राकृतिक संसाधन जो है वो जैविक व अजैविक रूप में पाए जाते हैं, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक रूप में पाए जाते हैं। हमने अभी देखा था कि बायोटिक जिनमें जीवन है, अबायोटिक जिनमें जीवन नहीं है। फिर हम बात करते हैं कुछ प्राकृतिक संसाधन जो है ज्ञात है, नोन है, यानी कि कुछ जो है अज्ञात है, अननोन है। अभी तक कुछ से रिसोर्सेज हमारे लिए अननोन है क्योंकि हमने उन तत्वों के अभी तक एलिमेंट्स की खोज नहीं की है, और जिनकी हमने खोज कर ली है वो हमारे लिए नोन है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद बात करते हैं मानव संसाधन की, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की। तो ये आपके इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पॉइंट है। इसके बारे में समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे प्रकृति में है, लेकिन इसके साथ ही जो हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है सेंटर ऑफ पॉइंट है। सेंटर ऑफ पॉइंट का मतलब ये है कि अब आप रिसोर्स ज्योग्राफी बात करो, आप ह्यूमन ज्योग्राफी बात करो, दोनों के अंदर जो है सेंटर कौन है, वो है ह्यूमन बीइंग। क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज है उनका उपयोग मानव ही करता है, उनको क्रिएट मानव कर रहा है, उनको डेवलप मानव कर रहा है, उनको चेंजेस जो है वो ह्यूमन कर रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज करने के कारण मानव जो मानव संसाधन है वो एक मेन संसाधन है, ठीक है। अब हमने एक लाइन यूज करी कि मानव एक शक्तिशाली संसाधन, शक्तिशाली इसलिए नहीं कि वो पावर है, शक्तिशाली इसलिए कि वो अपना माइंड यूज करता है इन रिसोर्सेज को डेवलप करने में, इनका यूटिलाइजेशन करने में, कि वो इनका अच्छा उपयोग करता है, बुरा उपयोग करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मानव क्या है, अब मानव जो है एक संसाधन भी है और एक निर्माता भी है। एक लाइन आती है यहाँ पे कि मानव क्या है, एक संसाधन भी है, एक निर्माता भी है, यानी कि वो प्रोड्यूसर भी है और वो उसको उपभोग करने वाला भी है, ठीक है, वो कंज्यूमर भी है, दोनों है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मानव संसाधन में हम किस चीज की बात करते हैं, कि मानव संसाधन में बात करते हैं कि मानव जनसंख्या कहाँ कहाँ रहती है, ठीक है। उसके हम जो उसकी जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठनों की बात करते हैं कि साहब उनका सामाजिक संगठन कैसा है, उनका इकोनॉमिक संगठन कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, और वो पॉलिटिकली कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं इसमें साइंस की, टेक्नोलॉजी की भी, कि साइंस और टेक्नोलॉजी का भी वो कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हम मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत बात करते हैं, ठीक है। और ये मानव ही है जो सभी संसाधनों का इस्तेमाल करता है, उनको यूज करता है, उनको डेवलप करता है, उनको प्रोड्यूस करता है, उनको कंज्यूम करता है। वो सब कुछ अपने दिमाग के अनुसार करता है, जैसा उसका दिमाग कहता है उसको वैसा ही वो डेवलप करता है, ठीक है। तो इसमें मानव एक क्या है, सक्रिय प्राणी के रूप में पृथ्वी तल पर विद्यमान संसाधनों एवं प्राकृतिक परिवेश का उपभोग करते हुए उसके साथ समायोजन करता है, ठीक है। क्योंकि संसाधनों के उपयोग की दृष्टि से मानव क्या रखता है, केंद्रीय स्थान रखता है। ये आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट।